हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा की अगली क्लास करेंगे। छत्तीसगढ़ी भाषा में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी मैगजीन। फिर से हम लोग हर दिन 2 से 3 मैगजीन डिस्कस करते हैं। तो आज जो मैगजीन पर डिस्कस कर रहे हैं वो मैगजीन है हमारी कांग्रेस पत्रिका। कांग्रेस पत्रिका 1937 में है। देखो, हम लोगों ने 1935 में जितने भी मैगजीन आए थे, 1935 में जितने भी मैगजीन आए थे, 1936 में जितने भी मैगजीन आए थे डिस्कस कर लिए हैं। अब 1937 में जितने भी मैगजीन आएंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। 1935 में उत्थान, आलोक, शिक्षा, महाकौशल आया। 1936 में है नवयुवक, निष्पक्ष, प्रकाश आया। वैसे ही 1937 में रायपुर से एक मैगजीन निकलती थी जिसका नाम था कांग्रेस पत्रिका। कांग्रेस पत्रिका के जो संपादक थे नंद कुमार दानी, गौरी शंकर अगम और स्वराज प्रसाद द्विवेदी जी थे। ये जो मैगजीन थी साप्ताहिक थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये बंद कर दी जाती है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पत्रिका का बहुत बड़ा रोल था। ये कांग्रेस पत्रिका रायपुर के जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पब्लिश होता था। 3 बंदों ने पब्लिश किया, नंद कुमार दानी जी ने, श्री गौरी शंकर अगर जी ने, स्वराज प्रसाद द्विवेदी जी ने। उसके बाद अगला मैगजीन जो है वो सचेत है। सचेत है अगला मैगजीन जो बिलासपुर। कुलदीप सहाय ने 2 मैगजीन लिखी थी, एक विकास जो 1925 में आई और दूसरा जो है वो सचेत है। ये बिलासपुर से पब्लिश होती थी। कुलदीप सहाय जी इनका प्रकाशन करते थे। विकास का 1925 में प्रकाशन किया, सचेत का 1937 में प्रकाशन किया। अगला जो मैगजीन है वो सरगुजा संदेश है। सरगुजा संदेश जो है वो अंबिकापुर से 1937 में पाक्षिक या पक्षिक समाचार पत्र था। मतलब हर 15 दिन में ये पब्लिश होता था। हर 15 दिन में ये पब्लिश होता था। हर 15 दिन में ये पब्लिश होता था, ऐसा है। अगले स्लाइड के बारे में बात करते हैं। अगला जो हमारा स्लाइड है वो बस्तर समाचार है। बस्तर समाचार, अगला स्लाइड जो है वो बस्तर समाचार है। बस्तर समाचार जो है वो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास पब्लिकेशन हुआ इसका। ये एक सरकारी समाचार पत्र था, जगदलपुर से प्रकाशित होता था। दूसरा है मुकुट। मुकुट जो है रायपुर से पब्लिश होता था, अर्ध साप्ताहिक। मतलब 7 दिन में 3 या 4 दिन के बीच में आता था। 3 या 4 दिन लगते थे इसको आने में, तो यह अर्ध साप्ताहिक कहलाया। ठीक है। उसके बाद है पराक्रम। पराक्रम जो है 1941 में आया। पराक्रम के जो पब्लिश करते थे वो थे रामकृष्ण पांडे जी। और ये कहाँ से पब्लिश होता था? बिलासपुर से पब्लिश होता था। कहाँ से पब्लिश होता था ये? बिलासपुर से ये पब्लिश किया जाता था। अगले स्लाइड में अब बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मैगजीन कंप्लीट की है, कर ली है। अगले स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं। अगला स्लाइड हमारा हाना पे बेस्ड है। पहला हाना है कहाँ शिवरी नारायण और कहाँ दुल्हा देव। ये कैसा है पता है? ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली टाइप का है। मतलब ये है कहाँ राजा भोज बेमेल। मतलब राजा भोज की तुलना गंगू तेली से नहीं की जा सकती। राजा भोज बड़े महान थे और गंगू तेली तुच्छ आदमी था। वैसे ही ये जो शिवरी नारायण का जो तीर्थ स्थल है इसकी तुलना दुल्हा देव से नहीं की जाती। मतलब शिवरी नारायण जो है वो श्रेष्ठ है दुल्हा देव से। दुल्हा देव उनके आमने सामने कहीं नहीं टिकते, ऐसा बोला गया है। दूसरी बात करते हैं राजनांदगांव के, सॉरी, नांदगांव के राजा और सब रजौली। मतलब राजनांदगांव के राजा से श्रेष्ठ कोई राजा नहीं। इसका मतलब ये होता है राजनांदगांव के राजा से कोई श्रेष्ठ राजा नहीं है। उसके बाद है राणी। रांडी साँच ना बांझे आँच। यहाँ पे है रांची साँच ना बांझे आँच, ऐसा है ये, आँच है ये। यहाँ पे है विधवा। रानी का मतलब होता है, छत्तीसगढ़ में रानी का मतलब होता है विधवा और बांझ का मतलब होता है बांझ। बांझ मतलब जिसका कोई बच्चा ना हो। तो विधवा और बांझ के विषय में किसी की धारणा भली नहीं होती। मतलब विधवा के बारे में हर कोई रूढ़िवादी सोच रखता है और बांझ महिलाओं के बारे में भी हर कोई
गलत सोच रखता है, रूढ़िवादी सोच रखता है, अपशकुन मानते हैं। शुभ मंगल कार्यों में इन दोनों का, विधवा और बांझ को शामिल नहीं किया जा सकता। उसी कारण लिखा गया है विधवा और बांझ स्त्री के विषय में किसी भी की धारणा भली नहीं होती। अगली है मौसी दाई बिच्छल काई। मौसी दाई का मतलब यहाँ पे हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। मौसी माँ फिसलाकर गिराने वाली काई के समान धोखेबाज होती है। मतलब मौसी माँ के बारे में धारणा बनी है कि ये बच्चों से प्यार नहीं करती। ऊपर से यहाँ पे बोला गया है कि मौसी माँ जो है वो बच्चों के बारे में, सगे बच्चों के बारे में सोचती हैं लेकिन दूसरे के बच्चों के बारे में नहीं सोचती। ये धोखे देने वाली हो के समान होती है, इसलिए बोला गया मौसी माँ गिराने वाली काई के समान। काई का मतलब क्या होता है भाई? लीच, सॉरी लीच बोल रहा हूँ मैं। पानी में एक फिसलने वाला एक प्लांट पाया जाता है जिसको छत्तीसगढ़ी में काई बोल दिया जाता है। ठीक है, तो मौसी माँ बिच्छल काई, मौसी दाई बिच्छल काई। कहाँ शिवरी नारायण और कहाँ दुल्हा देव? नांद गांव के राजा और सब रजौली। राड़ी मतलब विधवा। ठीक है, अगले पे जाते हैं। अगला हमारा मुहावरा है घड़ी मार के आना। ये हिंदी का भी मुहावरा है, छत्तीसगढ़ के भी मुहावरा है ये। विलंब से आना, घड़ी मार के आना मतलब विलंब से आना। घर उजरना, उजरना मतलब उजाड़ना। छत्तीसगढ़ी में उजाड़ना को उजरना बोलते हैं, परिवार नष्ट होना। घर फूक के तमाशा देखना मतलब घर थोड़ा सा सुख पाने के लिए अपना घर बर्बाद कर देना। घर बैठे मतलब घर बैठे कमाना, जैसे एग्जाम्पल दो, घर बैठे कमाना मतलब बिना भाग दौड़ के घर में आराम से पैसा आना। यहाँ पे घर बैठे बस, इसका मतलब है बिना भाग दौड़ या प्रयास किए। घर बसाना मतलब होता है, घर बसना मतलब होता है विवाह होना। और घर में आग लगना, आगे किसको बोलते हैं? आग को बोलते हैं। घर में आगे लगना मतलब घर में झगड़ा खड़ा होना। घर में झगड़ा खड़ा होना को घर में आगी लगना के नाम से बोला जाता है। घर में आगी लगना के नाम से बोला जाता है। अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं पहेलियों के बारे में, जिसमें से लिखा गया पहला पहेली, माँ चबरी बेटी सुंदरी। इसका मतलब होता है बेर। बेर का जो पेड़ रहता है, बेरी का जो पेड़ रहता है, पेड़ में कांटे लगे रहते हैं। तो ये जो कांटा लगा रहता है ना उसको चबरी, चबरी का मतलब कांटा। माँ चबरी मतलब चावने वाली, मतलब कांटा चुभने वाला। तो बेटा सुंदरी, बेटी सुंदरी। पेड़ ना पत्ता ऊपर बड़े छाता, इसका मतलब होता है अमर बेल। पेड़ पत्ता ज्यादा नहीं रहता उसमें, पेड़ नहीं रहता और ना पत्ता, ये तना रहता है एक। क्या रहता, सॉरी ये एक नार बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी में लता, लता टाइप का रहता है ये अमर बेल। पेड़ का नाम है ये, सॉरी बेला का नाम है ये। पेट खलखल पूछी गाभिन, इसका मतलब होता है काला चांटा। चांटे का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है वो बड़ा रहता है, थोड़ा सा रह के उसके बाद मुंडी रहती है ऐसे, थोड़ा सा जुड़ा रहता है उसके बाद ऐसे मुंडी रहती है ना, चींटी हो गया। तो ये जो है पीछे से इस क्या रहता है, इसका बहुत बड़ा रहता है काले चांटे का। तो इसी कारण बेटा गया है पेट खलखल पूछी गाभिन। पूछी गाभिन मतलब ये जो पोर्शन है बहुत प्रेग्नेंट है, ऐसा टाइप का दिख रहा है। लाम दाढ़ी मुंह चाकर कहाँ आए मोट ठकुरा। लाम दाढ़ी का मतलब, लाम का मतलब लंबा, दाढ़ी का मतलब होता है दाढ़ी। मुंह जाकर कहाँ आए मोट ठकुरा, तो बकरा का दाढ़ी टाइप का रहता है ना, तो छत्तीसगढ़ी में बकरा को बोकरा बोल दिया जाता है। एक चिड़ई ऐसा ऐसा पूछी में दो पैसा, ये छत्तीसगढ़ पीएससी ने सेकंड पेपर में पूछा हुआ है ये। इसका मतलब होता है मोर। तीसरा है कर्रा कुकुर ऐट पूछी और छू दी तो किकिया उठ, इसका मतलब होता है शंख। ठीक है, इसका मतलब होता है शंख। तो यहाँ पे जनोला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। सबसे पहले जो शब्द लिखा गया है वो है कमर छठ। माता द्वारा पुत्र के कल्याण हेतु किया जाने वाला व्रत कमर छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को ही आता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष षष्ठी को कमर छठ या हल छठ या छठ के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया फास्टिंग बाय मदर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सन। माता द्वारा पुत्र के कल्याण हेतु किया जाने वाला व्रत ये पुत्रों के लिए ही होता है, बेटियों के लिए नहीं होता। संतानवती महिलाएं ही रहती जिनके, और संतानवती महिलाओं में कौन सी महिला? जिनके बेटे हो। बेटे की लंबी उम्र के लिए
कमरछठ नामक व्रत रखा जाता है। अगला है, ये कमियां करके यहाँ पे लिख दिया गया, इसका मतलब है कमैया। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, कमियां नहीं है ये, कमैया है, कमैया। छत्तीसगढ़ में लेबर, मजदूर, श्रमिक को कमैया बोल दिया जाता है। अगला है यहाँ पे करमेला लिखा, ये भी थोड़ा गलत है, ये है कमेला। कमेला, कमेला का मतलब जो ज्यादा काम करता है उसको छत्तीसगढ़ी में कमेला बोल दिया जाता है। लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द बताया गया परिश्रमी महिला। मोर बेटी अब्बड़ कमेलिन है। कमेलिन का मतलब है महिला के बारे में अगर बोल दिया जाए कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा कमाने वाली है, तो यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि मोर बेटी अब्बड़ कमेलिन है। अगला जो शब्द है वो है खोंधरा। खोंधरा जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है। खोंधरा को इंग्लिश में नेस्ट बोला जाता है, घोंसला। खैता, छत्तीसगढ़ी में एक वर्ड आता है खैता। खैता का मतलब होता है वेस्ट करना। खाना ला काबर खैता करत हस, इसका मतलब होता है खाने को तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो, वाई यू आर वेस्टिंग फूड्स। ठीक है, खैता, खैता छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका मतलब इंग्लिश में वेस्ट होता है, बेकार, बर्बाद करना। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी शब्द कंप्लीट होता है। अगला स्लाइड में जाते हैं जहाँ पे बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के साहित्यकार के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने एक महान व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व के बारे में बात किया है, और वो महान व्यक्ति है हमारे राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह जो थे वो रायगढ़ के राजा थे। 1905 में इनका जन्म हुआ था और 26 वर्ष की आयु में इन्होंने 2 उपन्यास लिख दिया था, और उन उपन्यास का नाम था बैरागढ़िया राजकुमार और माया चक्र। छत्तीसगढ़ पीएससी या व्यापम के किसी एग्जाम में अभी तक नहीं आया है कि राजा चक्रधर सिंह ने क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सबको पता है राजा चक्रधर सिंह जो थे वो कथक से रिलेटेड थे, संगीत से रिलेटेड थे, नृत्य से रिलेटेड थे। रायगढ़ घराना, रायगढ़ घराना नामक एक नया संगीत घराना इन्होंने स्टार्ट किया। राजा चक्रधर सिंह जो थे उनको हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा का अच्छा नॉलेज था। उन्होंने संस्कृत भाषा का एक कलेक्शन रखा है, सुंदर काव्य का एक कलेक्शन रखा है जिसको रत्नहार के नाम से जाना जाता है। आई रिपीट वंस अगेन, राजा चक्रधर सिंह जो थे वो रायगढ़ से रिलेटेड है, रायगढ़ घराना से रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड है, नृत्य से रिलेटेड है। इनका जन्म 1905 में हुआ। 26 वर्ष की आयु में इन्होंने 2 बुक लिख दिया। पहला बुक का नाम है बैरागढ़िया राजकुमार, दूसरे बुक का नाम है माया चक्र। इन्होंने संस्कृत की सुभाषितों, मतलब संस्कृत का एक रचना की जिसका नाम है रत्नाहार। उसका नाम क्या है? रत्नाहार। अब यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं हमारे चक्रधर सिंह ने कौन कौन सी रचनाएं यहाँ पे की थी। पहला है बैरागढ़िया राजकुमार और दूसरा जो है अलकापुरी। बैरागढ़िया राजकुमार 2 भागों में है, अलकापुरी जो है वो 4 भागों में है और ये 2 भागों में है। माया चक्र, माया चक्र हमारे 3 खंडों में बटा हुआ है। प्रेम के तीर ये नाटक है, रम्यम रास प्रबंध काव्य है, मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी किसको बोलते हैं? ऐसी महिला जिसके नयन, जिसके नेत्र, जिसके चक्षु, जिसकी आंखें मृग के समान हो उसको मृगनयनी बोल देते हैं एक शब्द में। लेकिन यहाँ मृगनयनी नामक एक रचना इन्होंने लिखी है। राजा साहब उर्दू के भी अच्छे शायर थे, राजा साहब उर्दू के भी बहुत अच्छे शायर थे। इन्होंने उर्दू में जोश फरहत और निगाहे फरहत नामक 2 रचनाएं लिखी हैं। राजा चक्रधर जो जी थे उनका जो डेथ है, उनका देहावसान जो है वो 7 अक्टूबर 1947 को हो गया था। तो यहाँ पे उनके बारे में बात कर लिए। अब अगले स्लाइड में बात करते हैं छत्तीसगढ़ में महिला रचनाकारों के बारे में। पहले जो महिला रचनाकार है डॉक्टर अनुसुईया उइके हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार और कथा कहनी लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार, छत्तीसगढ़ के व्रत तिहार और कथा कहनी। दूसरा है छत्तीसगढ़ लोकोक्तियों और छत्तीसगढ़ लोकोक्तियां और जनजीवन। उसके बाद तुलसी देवी तिवारी, तुलसी देवी तिवारी ने छत्तीसगढ़ी में केजा लिखा है, छत्तीसगढ़ी में केजा लिखा है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिंदी में लिखी हुई। यहाँ
यहाँ पे स्लाइड में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे तुलसी देवी तिवारी, किसने केजा नामक कहानी लिखा है? तो केजा नामक कहानी जो है वो तुलसी देवी तिवारी की। बाकी ये जो है इस पूरे हिंदी में है, जिसमें से हिंदी कमला, कमला, यहाँ पे हिंदी नहीं है, कमला, पिंजरा, सदर दरवाजा, दर परत, उसके बाद है आखिर कब तक और मेला ठेला। तो याद रखना केजा किसकी काव्य संग्रह है या कहानी है? तो केजा जो है वो तुलसी देवी तिवारी की रचना है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में भी रचनाएं की, जिसमें कमला, पिंजरा, सदर दरवाजा, परत दर परत, ये जो है ना, ये है परत दर परत, आखिर कब तक, मेला ठेला। उनके बाद हम लोग बात करते हैं उर्मिला शुक्ला जी पे। उर्मिला शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीजें लिखी है? पहला है गोदना के फूल, महाभारत में द्रुपदी और छत्तीसगढ़ के औरत। जिनमें से अगर मेरे को पूछा जाए कौन सा आईएमपी है, तो महाभारत में द्रुपदी को बोलूंगा और छत्तीसगढ़ के औरत को बोलूंगा। इसके अलावा यहाँ ये जो है हिंदी की रचना, यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है, अपने अपने मोर्चे पर, गुलमोहर, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और हिंदी साहित्य कथा। तो यहाँ पे उर्मिला शुक्ला जी कंप्लीट हो जाता है। पीछे स्लाइड का दिए पे आप स्लाइड दिया गया, आपको चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग फाइनली खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।